नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अग्निपथ। जी हां, हरियाणा विधानसभा में सदन की कार्रवाई चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा इस वक्त भी जारी है। लगातार अपडेट्स, लगातार सदन की कार्रवाई आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने एक मर्तबा फिर तेवर दिखाए और अब की बार विधानसभा के अंदर तेवर दिखाए। अपनी सरकार को निशाने पर लिया। देवेंद्र बबली ने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। सदन में बोलने नहीं देने पर नाराजगी भी जताई। सदन में बोलना चाहते थे देवेंद्र बबली, जिनका नाम दिया गया वही बोलेंगे। स्पीकर की तरफ से, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से यह बात कही गई, यानी पार्टी की तरफ से जिन जिन विधायकों के नाम दिए गए हैं सिर्फ वो बोल सकते हैं, यह भी कहा गया। और इस दौरान देवेंद्र बबली ने यह तक कहा कि मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। जी हां, बीबी बत्रा जब बोल रहे थे उस दौरान देवेंद्र बबली ने अपना गुस्सा जाहिर किया और अपनी सरकार को निशाने पर लिया। देवेंद्र बबली जेजेपी के विधायक है, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है और ऐसे में देवेंद्र बबली जब सदन की कार्रवाई चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उस दौरान अपनी सरकार पर आक्रामक अंदाज में बोलते नजर आए। जबकि बीबी बत्रा जो सदन की कार्रवाई के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए सदन को 100 साल पीछे ले गए और उस दौरान हुए आंदोलन के बारे में जिक्र किया। अमेरिका तक वो पहुंचे और वहां पर जो आंदोलन हुए, जो कानून पास किए गए थे, उन्हें कैसे वापस लिया वहां की सरकारों ने, यही हरियाणा में हरियाणा की सरकार को और केंद्र की सरकार को बीबी बत्रा बताते नजर आए। और मोदी जी और मनोहर लाल जी ने, चाहे वो केंद्रीय स्तर की बात है, चाहे वो प्रदेश की बात है, बहुत गंभीरता से किसानों का भला कैसे हो, क्या क्या वो कदम उठाए जाए, एक तरह से एक बीड़ा उठाया हुआ है जो कि एक बहुत कठिन भी है। बहुत सारी सरकारें आज तक बनी जिन्होंने इस विषय पर अलग अलग समय में बहुत सारे नारे भी दिए, मगर हकीकत में अगर हम पूरे देश की राजनीति की भी बात करें तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने ठोस कार्य किसानों के हक में किए हैं। आज की मौजूदा परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ही एक ठोस कदम इन कृषि कानूनों को लाकर किया है। स्पीकर सर, कुछ सवाल जरूर उठते हैं जो मैं यहां रखना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र करती है वो पूरे तरीके से गलत कैसे हो सकता है? कानून काले क्या इस वजह से है कि ये नरेंद्र मोदी जी की कलम से बने हैं? और अगर कुछ कमियां रह भी जाएं तो सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, जिसके लिए सरकार हमेशा से तैयार है। क्यों उस तरीके से सार्थक चर्चा नहीं हो रही है? एक उदाहरण, सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति अपना मकान बनाता है, नया मकान बनाता है अपने खून पसीने की कमाई से। नए मकान के अंदर भी कई बार कमियां होती हैं, कोई टाइल टूट गई, फर्श टूट गया, पानी लीक हो गया, टंकी लीक हो गई, बिजली का कनेक्शन खराब हो गया, तो क्या करते हैं? मकान को ठीक कराते हैं, दुरुस्त कराते हैं, या पूरे मकान को जेसीबी मशीन लाके पूरे को तोड़ दिया जाता है? यह बात बिल्कुल समझ से बाहर है। जी प्लीज। और स्पीकर सर, यह विषय कहीं ना कहीं बैठे बैठे नहीं, प्लीज किसान वर्ग के बेहतरी के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए है। तो मैं इतना भी जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे में विपक्ष की भूमिका कैसी रहनी चाहिए? क्या विपक्ष की भूमिका यह नहीं रहनी चाहिए कि मंथन करके, विचार विमर्श करके, चर्चा करके कैसे उस कानून को और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसमें और सुधार लाए जा सकते हैं? या विपक्ष की यह जिम्मेवारी बनती है ऐसे भी कि ऐसे समय में ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति की जाए? स्पीकर सर, मैं एक मिनट जरा हमने जी, गोगी जी रनिंग कमेंट्री नहीं, बिल्कुल भी मैं रनिंग कमेंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आप हर चीज के ऊपर कमेंट करते हैं। ये आप जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए जो मर्जी। नहीं, ये उनका बोलने का हक है। आपको समय मिलेगा तो आप बोलिए। देखिए, बात यह है कि आपके लीडर ने
आपके जो लीडर हैं गोगी जी, आप तो गोंडी हो, लीडर- आपको इतना तो लिहाज करना चाहिए कम से कम। गोंडी हो आप एक मिनट जरा बैठ तो, जाइए। आपको इतना तो लिहाज एक करना मिनट चाहिए। रविंदर जी, गोगी जी, मेरी आपसे बेनती है कि मैं बार बार कहना ठीक नहीं है। मैं रनिंग कमेंट्री में बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आपका टर्म आएगा, आप खड़े होकर के, आपके नेता ने आपको टाइम दिया होगा तो जरूर मिलेगा। अगर आपके नेता ने टाइम नहीं दिया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका बिल्कुल दूसरे स्पीकर सर, ये सवाल केवल मेरे नहीं है, ये सवाल आने वाले समय में प्रदेश की जनता माननीय हमारे जो विपक्ष के साथी हैं इनसे करेगी। मैं आज इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के एक कथन का जिक्र यहां जरूर करना चाहूंगा, जो उन्होंने सन 1959 में एक बात कही थी कि हमारी जनता भोली है, समझाया जाए तो समझ जाती है, पर झूठी बात या झूठे नारे अगर दिए जाएं तो बहक भी जाती है। कृषि कानून से संबंधित जो ये विषय है, ये वास्तव में बहुत संवेदनशील है। राजनीति करने के बहुत मौके बहुत जगह आते रहेंगे। स्पीकर सर, मैं खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मेरे पिताजी चौधरी देवी सिंह जी सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी के बहुत करीबी साथियों में से रहे हैं। मैं बहुत आदर करता हूं। डॉक्टर रघबीर कादियान जी बैठे हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी बैठे हैं, बहुत नजदीकी के संबंध इनके रहे हैं परिवार के साथ। मैंने अपने परिवार को कृषि में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देखा, मुझे फक्र है। 1960 के दशक में जब कोऑपरेटिव मूवमेंट चली थी तो मेरे पिताजी के बहुत प्रयास रहे थे उस समय उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। 1970 के दशक से हमारे परिवार में डेयरी फार्मिंग और 1990 के दशक में 80 के दशक में पोल्ट्री और फिशरीज। स्पीकर साहब, मैंने हर खेत का काम खुद अपने हाथों से किया हुआ है। बहुत सख्त ट्रेनिंग हमारे परिवार में हमारी रही है। मुझे आज याद आया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कि कैसे किसानों का शोषण होता है। मैं इन चीजों का अनुभव कर चुका हूं। 1990 में जब मंडल कमीशन का विरोध हुआ था तो उस समय हरियाणा प्रदेश के बहुत से रास्ते पूरे तरीके से बंद थे। बहुत बड़ा आंदोलन वो भी चला था। मगर एक कहावत है कि 2 और 2 4 रोटी, भूखे को तो रोटी दिखती है। मेरा पोल्ट्री फार्म था और मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे पोल्ट्री फार्म में पूरा बर्ड तैयार था और जीटी रोड खुली थी, बाकी पूरा हरियाणा बंद था। स्पीकर सर, मैं 6 रात लगातार जागा हुआ हूं उस समय में, ये मेरा रिकॉर्ड है। 6 रात 7 दिन मैंने जाग के अपने पूरे बर्ड वहां पर, क्योंकि वहां पर दिल्ली की मंडी में किस तरीके से शोषण होता था और मुझे वो समय मिला, मैंने उसमें मुनाफा कमाया। मैं इन सारी चीजों में से निकला हुआ हूं और आज सत्ता पक्ष का एक विधायक होने के नाते नहीं, बल्कि पहले किसान होने के नाते मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इस सदन में कहता हूं कि तीनों कृषि कानून वास्तव में किसान के हक में है और ये कृषि कानून आगे बढ़ने चाहिए और इसके ऊपर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। और एक बात और भी कहना चाहूंगा स्पीकर सर, कि आज और इससे पहले भी कई बार इस तरह की बात भी सदन में आती है, कौन असली किसान है, कौन नकली किसान है। सदन में बैठा हुआ हर सम्मानित सदस्य किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसान जगत से, कृषि जगत से जुड़ा हुआ है। और मैं ये भी समझता हूं कि अपने अपने विचार, अपना अपना पक्ष हो सकता है। किसी को किसी से अपनी ईमानदारी, अपना किसान होना, उसका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, एक बात माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, बहुत सम्मानित सदस्य हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कैमला गांव की रैली का जिक्र किया, क्योंकि कैमला गांव मेरे विधानसभा का एक गांव है और उस रैली का आयोजक में मैं खुद था। जिक्र आया कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं उतर पाया, तो आज मैं इस सदन के अंदर यह बात कहना चाहूंगा कि यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की दूरदृष्टि है, यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की एक अच्छी सोच है, उनकी संवेदनशीलता है कि यह निर्णय लिया गया। वरना रैली तो कामयाब थी। कंवरपाल जी उस रैली में थे, संदीप जी उस रैली में थे, 10,000 लोग उस रैली के अंदर मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए थे
और 2 घंटे तक वो रैली चली है। और जब उसमें कुछ लोगों ने व्यवधान पैदा करने के लिए कुछ लोग वहां पर आए, जो कि बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, मगर यह भी सच है, रिकॉर्ड के अंदर है, मेरे पास वीडियो भी है, कि वहां पर सभी किसान नहीं पहुंचे थे। किसान के रूप में वहां पर विपक्षी दलों के कुछ कार्यकर्ता भी थे, और यह डर था उस समय कि यहां पर कोई ऐसे हालात न बन जाए कि खून खराबा हो जाए। इसलिए स्पीकर सर, मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि वास्तव में यह वातावरण बनाया जा रहा है, सदन में भी बड़ी शान के साथ इस बात को रखा गया कि सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री किसी गांव में नहीं जा पा रहा है, कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है। ये माहौल कभी कभी बनते हैं, ये माहौल कभी कभी बनाए जाते हैं, ये ज्यादा लंबे नहीं चलते। इतना जरूर कहूंगा कि इस वातावरण को विपक्षी दल अपनी कोई उपलब्धि ना समझे, और इस आधार पर भविष्य में कोई लाभ उनको राजनीतिक होगा उसका आकलन भी आज ना करे, क्योंकि पब्लिक और ये समाज बहुत बारीकी से हर बात का आकलन करती है। और मैं अंत में जो धरनों के ऊपर बैठे हुए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, मगर यह भी बात साथ साथ कहूंगा कि ये जो वातावरण बना है, इसमें जो विपक्ष की भूमिका है उसको कभी भी समाज माफ नहीं करेगा। मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ दोबारा अपनी पुरजोर मांग उठाते हुए सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपना वोट करें और हरियाणा सही तरीके से दोबारा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, यह सुनिश्चित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शकुंतला खट्टक जी। क्या मिनट दोगे सर? 8 मिनट। 8 मेरी 8 मिनट कैसे? 2:10 हुए हैं, 2:18 तक आपका समय है। थैंक यू सर। जो आज ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, मैं उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। कल मैं सदन में नहीं थी और मेरी एब्सेंस में मुख्यमंत्री जी ने कुछ महिलाओं के बारे में बात की थी। ठीक, मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए भावुक होकर के रोए, और मैं आज मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहती हूं, दोनों हाथ जोड़ करके, जो हमारे लिए भावुक हुए, वही भावुकता जो हमारी बहन बेटियां बॉर्डर पर बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गोद में, उनके लिए भी भावुक हुए, उनकी समस्या भी सुने। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी स्पीकर सर, शकुंतला खट्टक अपने आप को पुरुषों से कम गिनती नहीं करती कभी भी। कभी मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हो ये महिलाएं हैं ना, जो विधानसभा में चुन करके आ गई, वे सारी महिलाएं और बाहर की महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है। महिलाएं तो आज आसमान को छू रही है, और आप ट्रैक्टर धकेलने की बात करते हो। आप ही कहते थे पुरुषों के समान महिलाएं हैं, और आज आप ही ट्रैक्टर को धक्का लगा दिया। हमारा प्रदर्शन था और तो मुख्यमंत्री जी रोने लगे। बड़े मेरे को बड़ा महसूस हुआ। ये घड़ियाली आंसू, ये राजनीतिक ड्रामा ना मैं करती और ना मैं देखती ना मैं सुनती। रही बात, मैं 5 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, और जितनी भी सदन में बातें हुई मैं रिपीट नहीं करूंगी। समझ जाओ किसान का दर्द। एक बार खेत में हल चलाकर तो देखो, किसी जमीन के टुकड़े में कभी अनाज उगाकर देखो, कभी जून की धूप में, कभी दिसंबर की सर्दी में एक बार खेतों में जाकर तो देखो। भूखे प्यासे खेतों में एक बार हल चलाकर तो देखो, हल चलाकर तो देखो। कभी दोपहर के 2 बजे, कभी रात के 3 बजे एक बार सिंचाई के लिए मोटर दबाकर तो देखो। कंधों पर 15 लीटर की टंकी, कंधों पर 15 लीटर की टंकी बांध करके एक बार खेतों
देखो, कभी मेरी माइक के बिना आवाज बतेरी है, कभी मौसम की मार, तो कभी नकली बीज, खाद और दवाइयों का व्यापार से, कभी बीमारी से, कभी हीरो के वार से अपनी फसल लुटा कर तो देखो। समझ जाओगे किसानों का दर्द। एक बार खेतों में हल चला कर तो देखो। अगर यह सब भी लिया तो यह सब कर भी लिया तो लागत से कम में फसल बिखरा कर तो देखो। कभी बाजार में मांग ना हो तो सड़कों पर अपनी फसल बिखरा कर तो देखो। जो चाहे मुझे सरकार से वो मुझे मिल नहीं पाता। मेरा नन्हा पौधा आंधी तूफान बारिश सहन कर नहीं पाता। मैं राजा हूं, बोता हूं आसों की बीज जमीन पे, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने के लालच से बेहद परेशान हूं। हाँ, मैं कर्ज में डूबता हुआ एक किसान हूं। ठीक है सर, आप सुनते जाओ। आगे देखो क्या है। देश का पेट भरने वाला मैं देश का अभिमान हूं। खेत मेरा आशियाना है, इस मिट्टी की मैं पहचान हूं। बैल मेरा साथी है और हल मेरा सारथी हूं। कड़कती धूप में पसीना बहता मैं एक किसान हूं। मेरी मेहनत का मुझे सही दाम नहीं मिलता। मुझे लूटने से सरकारों से आराम नहीं मिलता। मेरी कमाई से भरती है उनकी तजूरियां, मगर मुझको कभी सलाम नहीं मिलता। सेवा उनकी सेवा में लगा रहता हूं दिन रात। मैं अपनी मिट्टी का एक लोता स्वाभिमान हूं। हाँ, मैं कर्ज में डूबा एक किसान हूं। अगर आप इन लाइनों को समझ जाओ, इनका मीनिंग अच्छी तरह, सारे मेरे साथी जो लोग है ना, हम इसके विरोध में एक बार घर बैठ के शांति से इनको पढ़ना जरूर। ऐसा रुके महिपाल जी, इसका जवाब भी मैं दे देती हूँ। आप जैसे किसानों का हमारे जैसे मजदूर खेती करते हैं, आप जैसे किसानों में हमारे जैसे यही बात कह रही बहन जी, शोषण रहा 6 साल में देख रहा बहन जी को, कभी आपने बोलने का टाइम नहीं दिया। इतना बढ़िया बोल रहा हूं, उसके बावजूद भी आप कभी नाम लिख के देते कि बहन जी बोल रही। पिछले 5 साल ऐसे निकल के बोलने नहीं दिया, आप भी नहीं। आज भी आपने जब मौका दिया बहन जी को, आपने देखा कि आप गिर गए चारों तरफ से, और इतना बढ़िया बोल रही, लेकिन फिर भी मौका नहीं बोलने दिया। चले ऐसा, एक मिनट बोलिए। ऐसा है, मैं हर रोज नहीं बोलती, मैं काम की बात बोलती हूँ और मतलब की बात बोलती हूँ और मीनिंगफुल बात बोलती हूँ। ठीक है, मेरी तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारी बहन बेटियां जो बॉर्डर पर बैठी है, छोटी छोटी बच्चों को लेकर के उनकी तरफ अवश्य ध्यान दे। यही मेरी प्रार्थना बार बार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। डॉक्टर कमल गुप्ता जी। जो 74 साल से किसान को आपने उभरने नहीं दिया। हमने उभरने का काम, बहन जी नहीं, किसी ने मूर्ख नहीं कहा। किसी ने मूर्ख नहीं कहा। बैठिए। हमने किसान को उभारने का काम जो 74 साल से आप लोगों ने नहीं किया, उसको एक ऊंचाई पर, उसको व्यापारी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर वो 20 आदमी जिनके पास 20 बीघे जमीन है, उनको हम ये नहीं सिखाएंगे कि भाई आप में से 10 आदमी जो आलू 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो मंडी में आप बेचते हैं, उसको बाहर जाकर 20 रुपए किलो बेचो। हम जब तक उसको डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, उसको व्यापारी नहीं बनाएंगे, वहां की बेटियों को, वहां की बहनों को, वहां के और लोगों को अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनाएंगे, हम उनको आलू की चिप्स बनाकर नहीं बेचना सिखाएंगे, हम उनको टमाटर की सॉस बनाकर नहीं बेचना सिखाएंगे, तो किसान कैसे उभरेगा? वो 20 के 20 आदमी उस 20 बीघा जमीन में और उसके आगे आने वाले उनके भी जो बच्चे होंगे, कैसे किसान का उभार होगा? आप किसान को उभरने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि 70% लोग इस देश में किसान हैं, ग्रामीण हैं,
आप ये समझते हो कि वो अनपढ़ रहे, वो डिपेंडेंट रहे, वो निर्भर रहे, इसलिए आप ये चाहते हो कि ये जो मोदी जी ने कानून बनाए हैं ये लागू ना हो। आपने लगा दिया। एक बच्चे को हम तैरना सिखाना चाहते हैं, आपको तो उसको जाने नहीं देते आप, और जब डरा देते हो वैक्सीन है, आप लोगों ने पूरी जनता में कहा ये तो वैक्सीन बेकार है, इससे रिएक्शन हो जाएगा, लोग भड़कावे में आ जाते हैं। और वो वैक्सीन, किसी को हम ये डॉक्टर कहे कि वैक्सीन लगवा, और एक आदमी चलता फिरता आकर उसको कह रहे इससे तो बुखार हो जाओगा, इससे तो तुम मर जाओगा, तो वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ऐसे आप लोग जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे आपका राज नहीं आने वाला। एक लोमड़ी की कहानी सुनी होगी ना, लोमड़ी ने अंगूर दिख गए उसको, छलांग लगाई, अंगूर नहीं मिले, फिर छलांग लगाई, फिर नहीं मिले, तो बोले अंगूर खट्टे हैं। पूरे देश में कहां रह गए आप, कहां आपकी स्थिति है? इसको देखो, किसान आंदोलन को मत देखो, ये तो आपकी साजिश है। एना खबर